तो जिन भी छात्र छात्राओं का आने वाले दिनों में को क्यूरिकुलर यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। को क्यूरिकुलर वाला यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड करके लेकर आया हूँ। यहाँ से आप लोगों का 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। और हालांकि आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ उसी से अधिकतर क्वेश्चन मिले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के वही सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो आप लोग पक्का पछताओगे। आप लोग सोचोगे कि क्वेश्चन पेपर में शायद वही क्वेश्चन ना आए हों। आप लोग एक बार चेक भी कर लेना, पिछला पेपर उठाकर देख लो, मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा उसे भी, वहां पर भी जो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सभी आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मौसम का, पाक प्रणाली का, परिवार के सदस्यों की रुचियों का, उपयुक्त सभी का। तो वैसे तो देखा जाए तो पाक प्रणाली ज्यादा होती है आहार आयोजन के समय, लेकिन उपयुक्त सभी होता है क्योंकि परिवार के सदस्यों की जब अलग अलग रुचियां होंगी, अलग मौसम कोई दूसरा है और आप सब्जी कुछ दूसरा बना ले, पता लगे ठंडी में पता लगे गर्मी वाला खा रहे हो, गर्मी में पता लगे ठंडी वाला खा रहे हो। जो ठंडी चीजें हैं तो ठंडी में ज्यादा नहीं खाते हैं, मतलब ज्यादा क्या ना के बराबर खाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ठंडी में और गर्मी में इसीलिए अलग अलग रहता है। तो वैसे तो यहाँ पर सभी देखा जाए तो रहता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उपयुक्त पाक प्रणाली ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन में ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमारा आंसर रहेगा वसा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि आहार नियोजन से लाभ क्या है, यानी आहार नियोजन से क्या लाभ है। तो आहार नियोजन से लाभ ये है, धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, आहार व्यवस्थित रहता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए कि धन की बचत होती है इससे, आहार नियोजन से, समय की बचत होती है? नहीं भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर सही रहेगा सी, यानी जो आहार व्यवस्थित रहता है इससे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले क्या हैं? संप्रदाय है कि आयु है कि व्यवसाय है कि मान सम्मान है। जो आहार आयोजन है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर बताना है कि क्या है। मेरे हिसाब से तो जो आहार आयोजन है इसका प्रमुख तत्व है वो आयु रहेगा। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो यहाँ पर उसका अध्ययन है जो वो यहाँ पर प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, बाकी तो सब होना चाहिए। रात्रि के भोजन में लेना चाहिए, रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए आपको? चाय, समोसा या पापड़? बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या लेना चाहिए? चाय लेना चाहिए, समोसा लेना चाहिए कि पापड़ लेना चाहिए कि पकौड़ी लेना चाहिए, ब्रेड वगैरह, गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, क्या चाहिए आपको? तो आप लोगों को जंक फूड कोई नहीं लेना है, आप लोगों को हेल्दी फूड और लाइट फूड लेना है रात को सोते समय, यानी कि हल्का भोजन लेना है आप लोग को। रोटी सब्जी हो गया या फिर दाल रोटी हो गया, तो इससे मतलब नॉर्मली हल्का भोजन लेना है, सादा भोजन लेना है। यहाँ पर दोपहर के भोजन में लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए दोपहर के भोजन में? सब्जी, चपाती या पकौड़े या अंडा या हलवा? तो आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो दोपहर के भोजन में लेना चाहिए सब्जी और चपाती, क्योंकि हलवा तो सुबह का नाश्ता हो गया और पकौड़े और अंडे तो ये सब नाश्ते में हो जाता है। तो सब्जी और चपाती बेस्ट रहेगा यहाँ पर इसका आंसर। अब देखते हैं कि परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है किस पर? भोजन के लिए प्राप्त धन पर, गृहिणी की पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, या गृहिणी की भोज पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि भोजन का जो स्तर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर सभी पर निर्भर करता है। जो गृहिणी है उसके
पकाने की विधि पर और उसके भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जो जानकारी है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ धान का भी, क्योंकि जब धान रहेगा तभी तो अच्छे से सब सामान उपस्थित होगा जो भोज्य पदार्थ हैं। फिर क्या है, उत्सव के लिए आहार आयोजन के समय रखना चाहिए। उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? मटर पनीर, दाल चावल, रोटी सब्जी या सूप। तो वैसे तो उत्सव के लिए रखते हैं लोग क्या, मटर पनीर रखते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो रोटी सब्जी बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और हो सकता था, उपयोग सभी कर देते तो सब अच्छा रहता, कि मटर पनीर होता है, रोटी सब्जी भी होता है, दाल चावल भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आहार आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? मितव्ययिता तथा साधनों का सदुपयोग, या फिर परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या है कि परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, यही है आहार आयोजन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करता है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अध्ययन है जो आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करता है। आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आहार आयोजन के समय आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, लिंग का भी, और परिवार के सदस्यों की रुचियों का भी। तो यानी कि ये सभी रहेगा, यहाँ पर सभी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, आहार आयोजन करना एक है। आहार आयोजन करना क्या है? एक कला है, रचना है, संस्थान है, या विशिष्टता है? तो यहाँ पर एक विशिष्टता है। आहार आयोजन करना क्या है? एक विशिष्टता है, ना कि कोई कला, ना कोई रचना। आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पौष्टिक, स्वादिष्ट, विविधता, या ये सभी? वैसे देखा जाए तो पौष्टिक सही रहेगा, क्योंकि आहार नियोजन के द्वारा पौष्टिक आहार बनाया जाता है, ना कि स्वादिष्ट और विविधता। वैसे हो सकता है ये सभी भी, लेकिन पौष्टिक ज्यादा रहेगा। निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है? यानी धन का सदुपयोग आहार आयोजन का लाभ है कि नहीं, कार्य का सरलीकरण, समय का सदुपयोग, ये सभी। तो आहार आयोजन के लाभ में ये सभी आते हैं। आहार आयोजन, आहार को आयोजित करते हैं आप अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा, इतने लाभ। निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? तो ये और बी दोनों प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। लिंग तो है ही साथ में, आयु के हिसाब से और सामाजिक स्थिति के अनुसार भोजन लेना चाहिए। निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है? परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करना, पोषक तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसे उपयोग करना, या खाद्य वर्गों या समूहों को ध्यान में रखना। इसमें कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी चरण है जो आहार नियोजन की प्रक्रिया के चरण है। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन आप लोग को और दिखाई दे रहा है, मैं बता देता हूं कि प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है? दांतों की मजबूती के लिए, पेट की कब्ज को दूर करता है, या शरीर की मरम्मत और वृद्धि, या ये सभी? तो इसमें रहेगा शरीर की मरम्मत और वृद्धि। इसी के साथ साथ निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है? तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति है जो ये है, ये ऑप्शन नंबर ये, यही आंसर रहेगा कि आहार आयोजन का चरण नहीं है, आर्थिक स्थिति ये चरण नहीं है। फिर क्या है, आहार आयोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय है। जो आहार नियोजन है या आयोजन है, इसको व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ तैयार करना, या फिर आहार तालिका द्वारा तैयार करना, दिन में अनेक व्यंजन तैयार करना, भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों का मापन। तो यहाँ पर आहार नियोजन क्या है कि भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों का मापन आहार नियोजन के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है? आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए मॉडल पेपर का, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आप लोगों को सर्च कर देना केवल फूड न्यूट्रिशन, वहां पर ये आप लोगों के सामने एकदम खुलकर आ जाएगा पीडीएफ। 3-4 पीडीएफ आएंगे, आप कोई भी तैयार कर लेना। एक 800 शब्दों वाला महासंग्राम वाला है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड किए गए हैं।
अब है निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है? पारिवारिक बजट के अनुरूप भोजन पर व्यय करना, या परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, परिवार के सभी सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना, या ये सभी उद्देश्य? तो ये सभी उद्देश्य हैं जो कि आहार नियोजन का उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आहार नियोजन का उद्देश्य आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आहार नियोजन का उद्देश्य क्या? धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, धन की बचत करना, या पौष्टिक रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध करना। तो यहाँ पर विविधतापूर्ण रुचिकर और पौष्टिक आहार उपलब्ध करना ये आता है आहार नियोजन के उद्देश्य में। इसी के साथ साथ दैनिक आहार में सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में क्या करना चाहिए? संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है, या आहार में विविधता लाई जा सकती है, या गृहिणी को ज्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती। ये सभी, तो यहाँ पर ये सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है। तो संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है? घर से बाहर भोजन ग्रहण करना? कतई नहीं। स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन बनाना? कतई नहीं। आहार नियोजन करना? महंगे भोज्य पदार्थ खरीदना? ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सी। सी ऑप्शन नंबर सही रहेगा। आहार में भिन्नता लाने का अर्थ है आहार की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रत्येक खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ का चयन करना, वह खाद्य पदार्थ चुनना जिसमें फाइटो केमिकल की मात्रा ज्यादा हो, या एक ही खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना। आहार में भिन्नता लाने के क्या है? आहार में भिन्नता लाना यानी कि आहार की मात्रा को नियंत्रित करना, आहार की मात्रा को नियंत्रित करना और प्रत्येक खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ का चयन करना। अब देखते हैं आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। संतुलित आहार का आयोजन करना, धन की बचत करना, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, मानसिक शांति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा, बाकी सब गलत। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या? व्यक्ति की रुचि, बजट, समय तथा भोजन की मात्रा, ये सभी। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि बजट के हिसाब से आपको खाना है और खाना कैसे खाना है, समय तथा भोजन की मात्रा के हिसाब से और व्यक्ति की रुचि के हिसाब से। तो इसलिए ये सभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आता है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नियोजन, खाद्य प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति, या आहार उपलब्धता। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि उपलब्ध सामग्री के अनुसार परिवार के द्वारा उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है क्या? आहार नियोजन। भोजन के सातों भोज समूह के भोज पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। तो इसे क्या कहते हैं? अगर भोजन के सातों भोज समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार के पौष्टिक तत्व उनमें भोज्य पदार्थ की उपयुक्त मात्रा भोजन में सम्मिलित किए जाए तो इसे कहता है। तो ये होता है आहार नियोजन। और दोस्तों सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, ये रहेगा इसमें खाद्य प्रबंधन। निम्न में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित करता है? परिवार की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की रुचि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में, इस प्रकार से क्वेश्चन में, और मुझे तो लगता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी यही नहीं को क्यूरिकुलर में अधिकतर उपयुक्त सभी आंसर सही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन का सिद्धांत है? तो आहार नियोजन का सिद्धांत क्या है? आहार का समय निश्चित हो, क्योंकि इसमें समय की बचत करने वाला दिया गया है। हो सकता है उपयुक्त सभी भी हो जाए। इसी के साथ साथ दूध से बने पदार्थ कौन से हैं?
कौन कौन से हैं? तो खोया, पनीर, दही देख लीजिए उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी दूध से बनते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया। इसके बाद भैया देखा जाता है कि द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं? द्वितीय समूह में मांस मछली आते हैं। षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं। षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं? आटा, रोटी, ब्रेड, यानी कि उपयुक्त सभी। खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं। खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, टोटल कितने समूह आते हैं? तो 7। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है किससे? ग्लूकोज से या प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से। तो ग्लूकोज से आप लोगों को ज्यादा ऊर्जा बहुत जल्दी मिल जाती है। सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? रक्षात्मक, शक्तिदायक या वृद्धि कारक। तो ये क्या होते हैं? ये रक्षात्मक होते हैं। जो सब्जी होते हैं रक्षात्मक होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? कौन सा आहार है जो संपूर्ण है? यानी मांस है जो संपूर्ण है, फल है जो संपूर्ण है, यानी दूध। तो दूध है जो संपूर्ण आहार है। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? तो भोजन में ऊर्जा का साधन है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मात्र 20 मिनट का वीडियो रखूंगा, बाकी नेक्स्ट एक वीडियो और बना दूंगा। कई पार्ट में मैं आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर प्रोवाइड करूंगा। अभी आप लोगों का 5 तारीख को एग्जाम है, विंध्याचल यूनिवर्सिटी वालों का शायद 3 या 4 तारीख को है। क्लियर कर लेना आप लोग, तो तब तक आप लोगों का हो सकता है पूरा क्लियर हो जाए। भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों का समूह निर्धारित किए हैं। कितने? 7 समूह निर्धारित किए हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? केडा, केड़ा। तो यहाँ पर विटामिन सी रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है KED, और ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। और बाकी जो विटामिन और बचते हैं वो वसा में जल में घुलनशील है। तो आप लोग को केड़ा याद रखना है। केड़ा जो होता है वो केड़ा से आप कीड़ा याद रखिए। कीड़ा होता है वसा में घुलनशील, बाकी सब जल में घुलनशील। तो यहाँ पर सी जो है ये जल में घुलनशील है। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? अनाज के अंकुर में जो है वो कौन सा तत्व है जो पाया जाता है भोजन का? तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोज ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंवले में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। बहुत ही ज्यादा पता होगा सबको, सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी क्वेश्चन ऊपर था जो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो सी या बी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ये। तो मैंने आपको क्या बताया था? कीड़ा। आप लोग को कीड़ा याद रखना है। जो कीड़ा में जितने भी हैं ये वसा में घुलनशील है, तो ये है, तो ये यहाँ पर वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पर देखते हैं विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है किसके लिए? तो विटामिन ए जो सर्वाधिक आवश्यक है ये आंखों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर से रक्त बहने की दशा में थक्का बनने की क्रिया मंद हो जाती है? विटामिन विटामिन के। रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? तो अस्थि विकृत। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दोस्तों आज के लिए इतना सोचता हूँ रहने दूं। अभी बाकी जो 9 पेज बचे हैं मैं नेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड करके बता दूंगा। आप लोग को ये सब पूरा PDF डाउनलोड कर लेना है। यदि आप लोग को चाहिए तो पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपको पढ़कर मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।